नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी ने जनता को सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत दी। दिल्ली में फिर ओमिक्रॉन का विस्फोट, मिले 10 नए केस, देश भर में कुल मामले बढ़कर 97 हुए। दूसरे दिन भी जारी है हड़ताल, पहले दिन रुके 19,000 करोड़ के काम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी ने जनता को सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत दी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में दावा किया कि यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे डबल इंजन वाली सरकार के उत्तर प्रदेश के इंजन को बाहर नहीं कर देते। मुझे पूरा यकीन है कि आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अजय मिश्रा टेनी का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रिय बुलडोजर है, कब लखीमपुर लेकर जाएंगे बताएं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, बीजेपी ने जनता को सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत दी है। योगी सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जी केवल झूठ बोलना जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को खाद नहीं मिलने की वजह से दिक्कत हो रही है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने लोगों को अनाथ करके छोड़ दिया, जनता ने मन बना लिया है, इस सरकार को हटाना है। जिस तरह से कोरोना में लोगों की जान गई है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है, जिसका परिवार नहीं वो नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है बिना ऑक्सीजन के कोई जान नहीं गई, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। लोग अस्पताल से शमशान तक लाइन लगाए रहे। दिल्ली में फिर ओमिक्रॉन का विस्फोट, मिले 10 नए केस, देश भर में कुल मामले बढ़कर 97 हुए। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 20 हो गए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल केस 100 के करीब 97 पहुँच गए हैं। इससे पहले गुरुवार को देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 केस पाए गए थे। इनमें से 5 मामले कर्नाटक मिले थे, जबकि 4-4 केस दिल्ली और तेलंगाना में पाए गए थे। एक नया केस गुजरात में पाया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 10 लोग फिलहाल डिस्चार्ज हो गए हैं। इस तरह देखें तो राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 10 ही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नए केसों के मिलने की जानकारी दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले दिनों कहा था कि यदि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आते हैं तो उनसे निपटने के लिए तैयारी पूरी है। इस बीच देश में शुक्रवार को बीते एक दिनों में कोरोना के 7,447 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 830 सक्रिय मामले घटे हैं। इससे एक्टिव केसों की संख्या घटकर 86,415 ही रह गई है। इस बीच कल देश में 70,46,805 कोविड टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही कुल टीकाकरण संख्या 1,35,99,96,267 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,447 नए मामले सामने आए और इस दौरान 7,886 मरीज स्वस्थ होने के साथ इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,41,62,765 हो गई है। दूसरे दिन भी जारी है हड़ताल, पहले दिन रुके 19,000 करोड़ के काम। जी हाँ दोस्तों, बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बैंककर्मियों की हड़ताल जारी है। देश भर के सभी सरकारी बैंकों के 9 लाख से अधिक कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। इससे बैंकिंग सेवाओं पर असर हो रहा है और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले दिन के हड़ताल से करीब 19,000 करोड़ के बैंकिंग कामकाज के प्रभावित होने का अनुमान है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम ने दावा किया कि पहले दिन के हड़ताल से 20.4 लाख चेक का क्लियरेंस अटक गया। इससे 18,600 करोड़ रुपए के बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुए। सरकारी बैंककर्मियों की इस हड़ताल के चलते गुरुवार को जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन अप्रूवल जैसे काम प्रभावित हुए। बैंक कर्मचारियों के 9 यूनियनों ने मिलकर इस हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। SBI, PNB जैसे बैंकों के ग्राहकों को बैंकिंग कामकाज में समस्याएं आ रही हैं। दूसरी ओर HDFC बैंक, ICICI बैंक समेत सभी प्राइवेट बैंकों में सामान्य कामकाज हो रहा है। ऑनलाइन माध्यमों से बैंकिंग के कामकाज निपटा लेने वाले ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी बैंकों की डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग, UPI बेस्ड सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग आदि सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। बैंक हड़ताल को देखते हुए पहले ही यह व्यवस्था करने में जुट गए थे कि सप्ताह के दौरान ग्राहकों को ATM से पैसे निकालने में दिक्कतें नहीं हो। ATM में कैश समाप्त होने के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं।
विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सपा ने योगी सरकार को घेरा, हर योजना में दिखाई खामियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार यानी 17 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया था। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की सपा सरकार के कार्यों पर कई सवाल उठाए थे। इसी क्रम में शुक्रवार को सपा के विधायकों ने योगी सरकार द्वारा संचालित की जा रही कमोबेश हर योजना में खामियां गिनवा दी। अगले 5 दिनों में इन राज्यों में शीतलहर का कहर, पड़ सकती है कड़ाके की सर्दी। जी हां दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में गंभीर शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि यह अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों, इससे सटे मध्य भारत और गुजरात के हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी ने एक बयान में बताया, 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ में, 18 से 21 दिसंबर तक उत्तरी राजस्थान में, 19 से 21 दिसंबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 19 तथा 20 दिसंबर के बीच गुजरात में शीतलहर, गंभीर शीतलहर की स्थिति बनने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में कोहरा छाया रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह मौसम सर्द रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में पारा और कुछ डिग्री गिरने का अनुमान है। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, बोले बहुत रुपया आता है तो कहाँ गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर पीएम मोदी करें इंसाफ। जी हां दोस्तों, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। यह राज्य में एनडीए की मजबूती के लिए भी जरूरी है। विशेष दर्जा पर चल रही बहस के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ट्वीट में उन्होंने कहा है, आप विशेष राज्य के दर्जे की लंबित मांग को जल्द स्वीकार कर बिहार के साथ न्याय करें। उन्होंने ट्वीट में कहा है, राजद काल में सरकारी खजानों की लूट हो रही थी, व्यवस्था धराशायी थी, राज्य का बंटवारा हो गया, प्राकृतिक संसाधन नहीं रह गए। हर साल प्राकृतिक आपदा से राज्य जूझ रहा है। इसके बावजूद देश के संसाधन युक्त प्रगतिशील राज्यों के साथ दौर में शामिल होना नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अपने दम पर विकसित व संसाधन संपन्न राज्यों के साथ दौड़ लगाना बिहार के लिए असंभव सा है। इसलिए हम बिहारवासी विशेष दर्जा की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, केंद्र से काफी रुपया मिला। ललन सिंह ने सवाल किया, जुबानी जमा खर्च छोड़कर बताइए कि रुपया आया तो गया कहां। राज्य विभाजन के समय तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्य को आधारभूत संरचना के मद में हर साल 1000 करोड़ अतिरिक्त देने का करार किया था। लोग बताएं कि उस मद में अब तक कितना रुपया आया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना और मनरेगा की राशि राज्य को नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय उच्च पथों के लिए धन नहीं है। BRGF का रुपया बाकी है। इसके अलावा और भी कई मद हैं जिनका भुगतान लंबित है। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले दूर हुए गिले शिकवे, अखिलेश और शिवपाल में गठबंधन की बात है। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रसपा अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है। यह जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी। अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश यादव अकेले चाचा शिवपाल के घर पहुंचे। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पांव छुए तो भावुक हुए शिवपाल यादव ने उन्हें गले लगाया। अखिलेश यादव की मुलाकात पूरे परिवार के साथ हुई। शिवपाल यादव और उनकी पत्नी यानी अखिलेश यादव की चाची भी मौजूद रहीं। हालांकि इस दौरान गठबंधन पर भी बात तय हो गई। शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। उनकी गिनती सपा के बड़े नेताओं में थी। 2007 में मायावती के शासन में शिवपाल यादव विपक्ष के नेता भी रहे हैं। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में खटास बढ़ गई थी। इसके बाद शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था।
अक्टूबर 2018 में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी मोर्चा बनाने का ऐलान किया। शिवपाल यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी उतारे थे। इसके चलते सपा को कई सीटों पर नुकसान भी उठाना पड़ा था।